तो हम लोग मगध के इतिहास को अब वहीं खत्म, चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है, मगध का चैप्टर में हम लोग बात किए थे कि महापद्मनंद और धनानंद के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें, कोई विशेष बातें थी नहीं, जिसमें हमने ये बताया था कि महापद्मनंद ने अपने राजनीतिक उपलब्धि में 9-10 महाजनपदों को, छोटे बड़े जो भी पड़ोसी महाजनपद थे, जो भी शेष रह गए थे, मगध साम्राज्य में नहीं मिले हुए थे, उनको मिला लिया था। उसके बाद धनानंद बना था और धनानंद ने भी बस अपने बनाए हुए राज्यों को, जो उसके पूर्वज या महापद्मनंद के द्वारा बनाया हुआ था, उसको अक्षुण्ण रखा था, उसे अपने राज्य से बाहर नहीं निकलने दिया था। उसकी राजनीतिक उपलब्धि ये थी। धनानंद के समय में ही एक घटना घटता है चाणक्य वाला, जो हम लोग मौर्य साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो धनानंद को इंक्लूड करके ही पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है भारत में विदेशियों का आक्रमण। अभी ये वो दौर है जब भारत में पॉलिटिकल लाइफ या राजनीतिक जीवन की स्थापित रूप से शुरुआत हो जाती है, यानी जनपद और महाजनपद के काल। जनपद और महाजनपद के काल में भारत में बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण शुरू हो जाता है। अभी आक्रमण का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि भारत आज भी आक्रमणों से पीड़ित है। आज भी पड़ोसी देशों के द्वारा बार बार आक्रमण कर दिया जाता है। आज भी चाइना हमेशा इस ताक में रहता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, मतलब जो भी पड़ोसी राज्य है। तो भारत की जो ये ऐतिहासिकता है पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी देशों पे से बार बार बाह्य आक्रमण झेलने का, ये परंपरा यहां से शुरू हो जाता है। हालांकि ये आक्रमण कह सकते हैं कि जो भी बाहरी आक्रमण हुआ, ये बाह्य आक्रमण भले ही कुछ मामलों में नुकसानदेह रहा, राजनीतिक मामलों में किसी बाहरी सत्ता की नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों पर हो जाती है, लेकिन कुल मिला जुला करके देखा जाए तो एक तरह से कल्चरल इंटीग्रेशन भी हुआ। दुनिया में एक नया आदर्श निकल करके आया। दो कल्चर, अलग अलग संस्कृति मिल करके एक नवीन कल्चर पैदा करते हैं। तो इसके कई प्रभाव भी पड़े, जो सकारात्मक भी थे और नकारात्मक भी थे। इतिहास में आपके लिए कई सवाल यहां से पूछे जाते हैं। पीटी से तो अक्सर, पीटी में हमेशा एक सवाल पूछा ही जाता है। तो आज का हमारा विषय है कि जनपद और महाजनपदों के काल में भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में जानना है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो विदेशी आक्रमणों का जो क्रम है, भारत में सबसे पहले कौन आक्रमण किया, कौन से वंशजों ने या कौन से क्षेत्र के शासकों ने आक्रमण किया, ये भी क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर इनके आक्रमण का भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या चेंज आया, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो जब आप जनपद और महाजनपद यानी 600 BC जब जनपद और महाजनपद हुआ करते थे, जब महात्मा बुद्ध भी जीवित थे, उस समय भारत में विदेशी आक्रमणों की परंपरा शुरू हुई। और ये विदेशी आक्रमण का जो रिवाज है, रिवायत है, ये शुरू किया गया ईरानियों के द्वारा, जिसको हम लोग पर्सिया भी कहते हैं। ईरान को पर्सिया भी कहा जाता है, फारस भी कहा जाता है। हाँ बोल, हाँ, सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया। ये पारसी लोग हुआ करते थे उस समय, इस्लामिक नहीं थे। इस्लामिक तो 650 AD में बने, यानी कि 400
साल इधर और 1000 साल के बाद लगभग ये लोग इस्लाम धर्म को अपनाया गया, जबरदस्ती मतलब तलवार के बल पे यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। उससे पहले ये लोग पारसी धर्म को मानने वाले थे, और ये पारसी धर्म दरअसल सनातन धर्म का ही एक पंथ की तरह था। ये भी सूर्य पूजा करते थे, ये भी अग्नि पूजा करते थे, ये भी मूर्ति पूजा करते थे, वो सब कुछ वही किया करते थे जो हम किया करते थे। ये भी आर्य ही है, ये अनार्य नहीं है, ये भी आर्य है, पारसी भी आर्य है। कुल मिला जुला करके आज देखेंगे तो जो अरबी मुल्क के लोग हैं, जो अपने आप को अलग दुनिया के ही लोग समझते हैं कि हम बहुत संपन्न है, बहुत एडवांस है, वो सब के सब कभी ना कभी आर्य थे, और ये सनातन संस्कृति के हिस्सा ही थे। तो भारत में जो आक्रमण का परंपरा शुरू किया गया वो ईरानियों के द्वारा शुरू किया गया। अभी आक्रमण से हमें कई सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, पीटी में भी और मेंस में भी। समय आप स्पष्ट रखिएगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये 600 BC की बात है, जब भारत में जनपद और महाजनपद बन गए थे। भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे, उस समय की बात है। आप कल्पना कीजिए तो देखेंगे कि ये क्षेत्र ईरान का है, और भारत का सीमा हमेशा ईरान से टच करता था। ये संपूर्ण क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर के हिमालय का जो निचला हिस्सा है, ये सब के सब भारत था, जिसको हम आज अखंड भारत भी कहते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो मिडिल एशिया, जिसको आज हम मध्य एशिया कहते हैं, वो भी कभी ना कभी भारत के ही हिस्सा में था। अब मध्य एशिया से परे जाकर के सीमावर्ती इलाका ईरान का, वो हमसे कभी भी हमारे अंदर नहीं था, वो आर्यों का ही एक वंश या आर्यों का ही एक नस्ल के अधीन था। यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिस तरह से भारत में 16 महाजनपद थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हखमनी वंश का शासन था। हखमनियों का एक राज्य था, जिसको बाद में साम्राज्य में कन्वर्ट किया गया। जैसे यहाँ पे मगध साम्राज्य बना, उसी तरह से यहाँ पर ईरान में एक हखमनी वंश के द्वारा हखमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। आपको पता ही है कि जब भी कोई राजा हो, बादशाह हो या कोई भी हो, जब भी कोई सत्ता पर स्थापित होता है या सत्ता का भोग करता है, तो उसका सबसे पहला धर्म ये होता है कि वो अपने राज्य का विस्तार करे। जैसे हम देखे थे कि बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, सबने सत्ता नस्ली होने के बाद अपने राज्य की विस्तार करने शुरू की। तो हखमनियों ने भी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। पश्चिम क्यों नहीं गए, सोचने वाली बात यह भी है। इसीलिए क्योंकि ये सब के सब मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है। उधर अगर जाएंगे तो यूरोप का क्षेत्र है, रोमन सभ्यता के लोग हैं, यूनानी लोग हैं। इनको अवसर मिला पूरब की ओर आने का, क्योंकि भारत का संबंध या भारत के लोग या आर्य संस्कृति सभ्यता का प्रभाव इस सीमा तक था, और इसको हखमनी वंश को इधर की संपन्नता, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के बारे में पूरा अनुभव था। उसे पता था कि अगर भारत के पश्चिमी क्षेत्र को विजिट कर लिया जाए तो हखमनी साम्राज्य को आय का एक बहुत बड़ा जरिया मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप देखें तो लगभग 550 ईस्वी पूर्व के आसपास, 550 BC के आसपास, कुरुप या करुप नामक शासक ने या बादशाह ने या राजा ने, जिसको साइरस द्वितीय भी कहा जाता है, साइरस सेकंड, उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। भारत पर पहली बार आक्रमण करने का श्रेय हखमनी वंश के शासक या ईरानी राजा साइरस या करुप को जाता है। समझ में आया? हाँ, अब सवाल ये उठता है कि यहां इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलता है? क्या कोई अभिलेख के माध्यम से मिलता है? किसी ग्रंथ में ऐसा चर्चा किया गया है? या कोई
ऐसा इंटेलेक्चुअल था जिसने इस बात को जिक्र की हो? यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना कि भारत में जो आक्रमण की परंपरा शुरू हुई ईरानियों के द्वारा, ये बात कितना सत्य है कि साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से विदेशी इतिहासकारों पर निर्भर होना पड़ता है। विशेष करके विदेशी इतिहासकारों में अगर देखा जाए तो एरियन लिखते भी चलना है, स्ट्रैबो, टेसियस और जेनोफोन, ये 4 ऐसे विद्वान हैं, एरियन, टीसियस, जेनोफोन और स्ट्रेबो। इन चारों ने साइरस द्वितीय का भारत पर आक्रमण के बारे में जिक्र करता है और ये चारों के चारों यूनानी इतिहासकार हैं। ये चारों के चारों यूनानी इतिहासकार हैं। इन्होंने ही बताया है कि भारत पर लगभग 550 BC में साइरस द्वितीय के द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, लेकिन ये आक्रमण के बाद ये क्षेत्र कितने दिनों तक उसके अधीन में रहा, क्या इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण इसका बना रहा, ये बात को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। एक रोमन लेखक है या इतिहासकार है, विद्वान है, प्लिनी कहता है कि साइरस के आक्रमण, प्लिनी महोदय कहते हैं कि साइरस के आक्रमण भारत के अफगानिस्तान क्षेत्र, जिसको आज हम लोग अफगानिस्तान देश कहते हैं, वो कपिसा नगर के नाम से जाना जाता था। प्लिनी कहते हैं कि साइरस द्वितीय जब भारत पर पहली बार आक्रमण किया था तो अफगानिस्तान को तहस नहस किया था, जिसका प्राचीन नाम कपिसा था। तो कपिसा पर आक्रमण कर इसे ध्वस्त करने के बारे में जिक्र प्लिनी के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से जेनोफोन कहते हैं, जेनोफोन जिससे अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे, तो जेनोफोन ये बताते हैं कि साइरस ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यानी कि सिंधु नदी और उसके पश्चिम का क्षेत्र, जिसमें अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब का जो क्षेत्र शामिल है, इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके, विजित करके उससे नियमित रूप से कर वसूला करता था। ये विवरण है जेनोफोन का। तो ये 2 उल्लेख, एक तो कपिसा नगर पर प्लिनी का चर्चा और दूसरा जेनोफोन का कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण करके नियमित रूप से कर वसूला जाना साइरस द्वितीय के समय होता था। ये बताता है कि भारत में आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया और उत्तर पश्चिम क्षेत्र को गाहे बगाहे कुछ समय के लिए ही अपने नियंत्रण में रखा गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब जो दूसरा और सबसे स्थापित रूप से बाह्य आक्रमण की बात की जाती है, इसके साइरस ने भले ही यह परंपरा की शुरुआत की हो, लेकिन अगर वास्तविक रूप में भारत को अपने सत्ता के अधीन, भारत के उत्तर, संपूर्ण भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिंधु नदी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सिंधु नदी के पूरब मत आइए, अभी इधर आने की हिम्मत नहीं है। सिकंदर भी कोशिश किया था लेकिन पराजित होकर के चले गया था। सिंधु नदी के पार अभी ये कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है कि अभी ये आएंगे। सिंधु नदी के उधर ही है,
भारत में या भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर वास्तविक रूप से नियंत्रण करने का श्रेय जाता है दारा प्रथम को। तो हकमनी राजवंश के शासक साइरस के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक यहां पर आता है वो है दारा प्रथम। दारा प्रथम से ही भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का दौर शुरू हो जाता है विदेशी आक्रमणकारियों का, और इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति, राजनीति सब पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। हम लोग आगे देखेंगे कि मौर्यों ने दारा से बहुत कुछ सीखा। दारा ने जो मुद्रा या सिक्का चलाया, दारा ने जो स्थापत्य कला दारा के समय में जो था, उससे उनको प्रेरणा मिली। तो ये परंपरा शुरू हुआ आक्रमण का। पहला आक्रमण किया साइरस। दूसरा जो प्रमुख आक्रमणकारी है वो है दारा प्रथम। दारा प्रथम फर्स्ट, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। दारा प्रथम के बारे में जानकारी, ये भी हकमनी साम्राज्य का ही शासक है। दारा प्रथम के बारे में जानकारी के लिए हमें 3 अभिलेख याद रखना है। इंस्क्रिप्शन, दुनिया का ये पहला वही शासक है जो अभिलेख शुरू किया। इंस्क्रिप्शन यानी कि अपने संदेशों को पत्थरों पर उत्कीर्ण करा करके, लिपिबद्ध करा करके रखवाता था। ये परंपरा दारा के द्वारा ही शुरू की गई थी, जो बाद में अशोक ने भी, अशोक के अभिलेख आप लोग सुने होंगे, अशोक ने भी शुरू किया था। तो ईरानी शासक, ईरानी का मतलब इस्लामिक रूल मत समझिएगा, यह पारसी रूल है। इस्लामिक रूल, इस्लाम अभी पैदा भी नहीं हुआ है। तो दारा प्रथम के बारे में कि भारत पर उसने कब आक्रमण किया, किन किन क्षेत्रों को विजित किया, ये सब कुछ इसके 3 महत्वपूर्ण अभिलेख नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून और पर्सिपोलिस, ये 3 अभिलेख है इसका। ये तीनों का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि नाम से ही पूछा जा सकता है कि ये अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ। बेहिस्तून, नक्शे रुस्तम, हाँ वेरी गुड, हाँ पर्सिपोलस, इनकी, इसके आक्रमण की जानकारी हमें इसके अभिलेख से भी मिलता है, प्रमाणित होता है, और इतिहासकारों के द्वारा भी, यूनानी इतिहासकारों के द्वारा भी मिलता है। तो जो सबसे प्रमाणित अभिलेख या प्रमाणित जानकारी है वो इसके इन्हीं तीनों अभिलेखों से मिलता है, और ये तीनों के तीनों ईरान में स्थित है। बेहिस्तून, नक्शे रुस्तम और पर्सिपोलस, और इनका तीनों का नाम याद रखना है। और किससे संबंधित है? दारा प्रथम से। दारा ने ही इंस्क्रिप्शन की परंपरा शुरू की थी। ये तीनों के तीनों अभिलेख फारसी भाषा में लिखी गई है। फारसी यानी पारसी, फारसी भाषा और किलाक्षर लिपि, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में किलाक्षर लिपि, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता में तो चित्र लिपि था। ये जो अभिलेख लिखे गए हैं ये फारसी भाषा में फारसी, और लिपि है इनकी किलाक्षर। फारसी भाषा और किलाक्षर लिपि में ये 3 अभिलेख लिखे हैं, और इन्हीं तीनों अभिलेखों से पता चलता है कि भारत में दारा ने आक्रमण किया था। ये नाम आप तीनों का याद रखिएगा। बेहिस्तून अभिलेख में हम बात कर रहे हैं कि भारत पर कैसे आक्रमण का परंपरा शुरू हुआ। इधर आप मगध साम्राज्य देख रहे हैं, 16 महाजनपद देख रहे हैं, इधर के जनपद महाजनपद आपस में लड़ रहे हैं। तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र में यानी फ्रंटियर रीजन में ईरान से भारत पर आक्रमण का दौर भी शुरू हो गया। यानी इधर राजनीति अस्थायित्व या राजनीति समृद्ध होती चली जा रही है, तो एक तरफ दूसरी ओर से उस पर आक्रमण करके उसे क्षति भी किया जा रहा है। तो जब आप दारा का बेहिस्तून अभिलेख देखते हैं तो इन बेहिस्तून अभिलेख में कहा गया कि दारा के राज्य में कुल 23 प्रांत थे, प्रोविंसेस थे। उनमें से 3 प्रांत गांधार
सिंधु, बलूचिस्तान, गांधार, सिंधु और बलूचिस्तान, ये 3 प्रांत दारा के नियंत्रण में थे, यानी दारा इन क्षेत्रों को जीत चुका था। अगर आप भारत को देखेंगे तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र, इधर ये सिंधु का क्षेत्र और इधर मकरान तट का क्षेत्र, ये तीनों के तीनों क्षेत्र यानी सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र दारा के नियंत्रण में आ चुका था। इसने आक्रमण करके विजित कर लिया था। ये जानकारी हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलता है, जो कि दारा का इंस्क्रिप्शन है। छोटे बड़े जितने भी जनपद थे इधर, ये कहीं ना कहीं जीत लिए गए थे। समझ में आया? दारा का जो नौसेना अध्यक्ष था, दारा ने न सिर्फ इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके इसे विजित किया, बल्कि ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, समुद्री क्षेत्र, इस क्षेत्र तक अपने सेना भी भेजा था। नियंत्रण करने के बाद उसका जो सेनापति था, उसका सेनापति का नाम था स्काईलैक्स। दारा का सेनापति स्काईलैक्स के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण खोज की गई, वो ये खोज की गई कि उसने एक मार्ग ढूंढा, ईरान से यहां तक आने का एक मार्ग ढूंढा। अब ये मार्ग कहां से होगा, आप बता सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? अगर आपको नौसेना अध्यक्ष है, यानी कि शिप, या आप कह सकते हैं कि पानी के जो जहाज है, उसके माध्यम से वो भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में आता है। तो भारत में सिंधु नदी के माध्यम से मकरान तट, ऐसे अगर सिंधु नदी को देखा जाए तो सिंधु नदी के माध्यम से इसका जो नौसेना अध्यक्ष था स्काईलैक्स ने एक मार्ग ढूंढ करके हिंद महासागर तक पहुंचा था। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं एक लंबे कालखंड तक हखमनी साम्राज्य के नियंत्रण में भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आ चुका था, क्योंकि जब तक से राज्य या शासन के नियंत्रण में ही कोई भी क्षेत्र स्थापित ना हो, लंबे समय तक ना हो, तब तक कोई इनोवेटिव कार्य या कुछ इस तरह के कार्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके सेनापति के द्वारा ये फुल प्रूफ है, यानी कि प्रमाणित बात है कि स्काईलैक्स ने सिंधु नदी के मार्ग से मकरान तक आया और वहां से फिर हिंद महासागर तक की यात्रा की थी। इसका मतलब यह था कि सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र पारसियों के नियंत्रण में चला गया था। और यह बात लगभग 500 बीसी की है, यानी कि 522 से लेकर के 446 ईस्वी के बीच तक दारा का शासन था। और इस दौरान 446 करें 486 ईस्वी पूर्व तक, इस दौरान भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दारा के नियंत्रण में था। और उसके अभिलेख से भी इस बात का पता चलता है और उसके सेनापति के द्वारा खोजे गए क्षेत्र से भी पता चलता है। इधर के जो अंदरूनी हिस्से के जनपद और महाजनपद हैं, ये अभी आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने राज्य विस्तार, अपने अस्थायित्व के लिए संघर्षरत हैं। समझ में आया? इसी तरह से एक और पारसी पुलस में एक अभिलेख मिलता है,
जो ईरान में ही है, बेहिस्तून, नक्श रुस्तम और पार्सिपोलस, हमने 3 अभिलेख की बात की है। उन 3 अभिलेख में से एक पार्सिपोलस अभिलेख है, वो भी ईरान में ही है। उस अभिलेख में इस बात का चर्चा मिलता है कि दारा का एक अधिकारी था पर्णक या पर्णक, पर्णक या पर्णक, ये सब जो टर्म है ये आपको पीटी में याद रखना है, पूछा जा सकता है। पर्णक नामक उच्च अधिकारी नियमित रूप से सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र से कर वसूल करता था और कर वसूल करके दारा को भेजता था। ये बात पर्सिपोलस अभिलेख से पता चलता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि दारा से के पहले इसके जो पूर्वज थे, करू, या जिसको हम साइरस द्वितीय भी कहते हैं, उसने भारत में आक्रमण की परंपरा या रिवायत की शुरुआत की। दारा ने उसे और मजबूत बनाया और भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, सिंधु का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र, इन सबों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इस क्षेत्र से अब नियमित रूप से वो रेवेन्यू कलेक्शन भी करने लगा था, क्योंकि पर्णक नामक अधिकारी की जानकारी यहां पे मिलता है, जो दारा का उच्च अधिकारी था, ब्यूरोक्रेट था, जो नियमित रूप से इन्हें कर दिया करता था। दारा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बादशाह हुआ या राजा हुआ जिसने इस नियंत्रण को बनाए रखा, वो था जरक्सिन, या आप कह सकते हैं कि उसका नाम था छयार्स। तीसरा अधिकारी। दारा के बारे में याद रखिएगा, दारा से अक्सर सवाल पूछा जाता है। पहला किसने किया था वो याद रखिए, दारा के बारे में याद रखिए। तीसरा था छहियार्स या जरक्सिन, जिसने इन क्षेत्रों पर, याद रखिएगा, थोड़ा सा भी दिमाग में ये मत सोचिएगा कि ये सिंधु नदी को पार कर लेंगे। सिंधु नदी को ये कदापि पार नहीं करेंगे। ये सिंधु रिवर है। सिंधु नदी को पार करने की दुस्साहस एक बार सिकंदर ने की थी और दुनिया में एक ही जगह हार करके गया था, वो पोरस के हाथों। हमें बताया जाता है कि सिकंदर जीत करके गया था, नहीं, वो पोरस के हाथों हार करके गया था और पोरस ने उसे अपने हाथी में बांध करके खींच करके बाहर फेंकवाया था। तो एक ही जगह हार करके गया था, वो भारत में। तो अभी तक से किसी की हिम्मत या बिसात नहीं है कि वो सिंधु नदी के पार कर जाए। तीसरा जो हकमनी राजवंश का शासक हुआ, जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो था जरक्सिन या जरक्सिन। थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन याद रखिएगा, इसको छयार्स भी कहा जाता है। अब एक क्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है। जरक्सिन में भी इतनी हिम्मत या क्षमता नहीं हुई कि वो भी सिंधु नदी को पार करे, लेकिन उसने कुछ ऐसी दुस्साहस की जिसके वजह से उसे इतिहास में याद किया जाता है। उसने जो सबसे पहला दुस्साहस की, वो ये दुस्साहस की कि यहां के जो आर्य थे, भले ही ईरानियों के कब्जे में थे, उनके अधीन हो गए थे, उनके नियंत्रण में चले गए थे दारा के समय तक आते आते, लेकिन इनकी जो सांस्कृतिक या पूजा पद्धति थी वो सब यहाँ पे चल रहा था। लेकिन ये जो जरक्सिन या छहियार्स था, इसने क्या किया कि यहाँ के लोगों को अपने में पूरी तरह से समाहित करने के लिए सांस्कृतिक रूप से या कल्चरली या धार्मिक रूप से इन्हें तोड़ने की कोशिश किया। क्योंकि जब तक से कोई भी समाज अपनी संस्कृति से विमुख नहीं हो जाता या कल्चरली सरेंडर नहीं हो जाता है,
सांस्कृतिक रूप से समर्पण नहीं कर देता है, तब तक वो कभी भी किसी के अधीन नहीं हो सकता है। और ये पहला दुस्साहस किया गया जरक्सिन के द्वारा या छियार्स के द्वारा। उसने क्या किया कि यहाँ के लोगों की जो मंदिरें थी, देवताओं की मंदिरें, उसको तोड़ना शुरू किया। तो मंदिर तोड़ने की परंपरा अब यहां से शुरू हो गई, जो बाद में मुगलों के आते आते हजारों मंदिरें तोड़ दी गई। क्यों तोड़ दिया गया? ताकि यहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो सांस्कृतिक रूप से इस्लामिक संस्कृति से अलग थे, पृथक अस्तित्व रखते थे, उनको एक में मिला करके अपने राज्य नियंत्रण में रखा जा सके। ये कोशिश के क्रम में कई मंदिर तोड़े गए भारत में, और ये परंपरा या रिवायत की शुरुआत यहां से शुरू हो जाती है। जरक्सिन ने उत्तर पश्चिम या सिंधु नदी के पश्चिम के जितने भी मंदिर थे, मंदिर कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि जो आज बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं उस तरह के मंदिर नहीं, छोटे छोटे मंदिर पूजा अर्चना के लिए जो बनाई जाती थी आर्यों के द्वारा, वो छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया ताकि ये संस्कृति से अपने अलग हट जाए, संस्कृति से विमुख हो जाए और फाइनली इसमें मिल पर पारसी धर्म में समाहित हो जाए। और जब धार्मिक रूप से समाहित हो जाएंगे तो फिर बगावत या विद्रोह की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश पहली बार जरक्सिन के द्वारा की गई। तो दूसरी ओर इतिहास में इसको याद रखने का एक और कारण यह है कि दूसरी ओर जहां एक तरफ मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर बाह्य राज्यों के साथ युद्ध करने के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती इसके द्वारा की जाती है ईरानी सेना में। यह पहला बार मिलता है। यह परंपरा जरक्सिन के द्वारा ही शुरू किया गया। तो पहला तो मंदिर तोड़ना, और दूसरा भारतीयों को ईरानी सेना में शामिल करना। यह परंपरा दोनों के दोनों जरक्सिन के समय में शुरू हुआ, याद रहेगा। अब विशेष करके जब यूनान के साथ युद्ध लड़ा गया, जहां का सिकंदर था, तो उसमें अधिकतर सैनिक भारत के ही थे। सिंधु के पश्चिम के जो भी आर्य थे, जो जनपद और महाजनपद थे, गंधार, कंबोज, ये सब जो जनपद थे, इन्हीं जनपदों के लोगों को ईरानी सेना में शामिल किया गया, और किया गया जियार्कस के द्वारा, और यूनान के खिलाफ युद्ध लड़ा गया। क्लियर है? यहां पे एक बड़ी रोचक बात हेरोडोटस बताता है। हेरोडोटस को जानते हैं आप लोग, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता। हालांकि ये इस समय नहीं था, इसके बाद जो इसका संतान है जियार्कस का, उसके समय में हेरोडोटस था। लेकिन हेरोडोटस ये बताता है कि भारत के जो सिपाही थे, जो ईरानी सेना में या जियार्कस के जरक्सिन के सेना में जो शामिल थे, वो बताता है कि वो सूती वस्त्र पहनते थे और बांस का धनुष और बाण लेकर के रहते थे, और उनके बाण का जो बाणाग्र होता था, जो बाण का अगला भाग होता था, वो लोहे का बना होता था। ये रोचक बातें हेरोडोटस के द्वारा बताया जाता है, जो जरक्सिन के सेना में थे। हेरोडोटस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय सैनिक विशेष करके गंधार और सिंधु के ईरानी सेना में शामिल थे। हेरोडोटस इन्होंने ही बताया है कि भारतीय सैनिक ईरानी सेना में शामिल थे, और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिक सूती वस्त्र पहनते थे, कंधे पर तीर कमान लेकर के रखते थे, और उनका तीर जो होता था, तीर का बना अगला हिस्सा वो लोहे का बना होता था। ये रोचक बातें हमें यहीं से मिलते हैं।
और ये परंपरा लगभग जो ईरानियों के द्वारा शुरू किया गया, इनके पीढ़ी या उत्तराधिकारियों द्वारा निरंतर रखा गया। इसके बाद जरक्सिन के बाद उसका पुत्र अंतरजरक्सिस शासक बनता है। हम सिर्फ क्रम से थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं ताकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हालांकि इससे मेंस में भी सवाल बनते हैं कि भारत में जो ईरानियों का आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण के पीछे कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या था, क्या पड़ा, ये सवाल आपसे सामान्यतः पूछे जा सकते हैं। पीटी में तो डायरेक्ट इसी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है कि बेहस्तून अभिलेख किससे जुड़ा हुआ, नक्शे रुस्तम अभिलेख क्या है, कहां पे है, किसने अभिलेख की परंपरा शुरू की, कुछ भी इस तरह से सवाल पीटी में पूछे जा सकते हैं। तो जरक्सिस के बाद अंतरजरक्सिस अगला राजा बनता है हकमनी वंश का। इसी के समकालीन था हेरोडोटस। तीसरा, हम दो का बात कर चुके हैं, तीसरा शासक जो भारत पर नियंत्रण अपना बनाया हुआ है, भारत विशेष करके सिंधु और उसके पश्चिम का क्षेत्र। अंतरजरक्सिन के समय तक भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र ईरानियों के नियंत्रण में बना रहा है और ये बात हेरोडोटस भी बताते हैं। और इन्हीं का एक वैद्य था जो एक इतिहासकार भी था, टेसियस, जो अंतरजरक्सिन के समय में राजवैद्य भी था, चिकित्सक, डॉक्टर भी था और इतिहासकार भी था। इसने ये बताया कि सिंधु नदी के जो पश्चिम का क्षेत्र है, जहां पे जो छोटे बड़े जनपद और महाजनपद है, यहां से हमेशा उपहार ईरान के सम्राट या ईरान के राज्य के दरबार में निरंतर आते रहता था और उसने स्वयं देखा भी था। ये बात टेसियस स्वीकार करता है, बताता है। तो चाहे हेरोडोटस की बात हो, टेसियस की बात हो, या अभिलेख की बात हो, या एरियन की बात हो, स्ट्रैबो की बात हो, जिसने भी कहा या जितने भी आपको ये साक्ष्य मिलते हैं, ये साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि कहीं ना कहीं लंबे समय तक भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र हकमनी साम्राज्य के नियंत्रण में था। बस इतना जानना है, ये निरंतर बना रहा। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ दारा तृतीय या दारा थर्ड। दारा थर्ड के बाद हकमनी साम्राज्य का नियंत्रण भारत पर से खत्म हो गया था। अंतिम शासक हुआ दारा तृतीय, जो भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और इसके बाद ये नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत इनके कब्जे से बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि अब यूनानियों का आक्रमण शुरू होगा। ये जो क्षेत्र है, भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, हमेशा बाह्य आक्रमण से झेलते रहे हैं। जब सिकंदर का आक्रमण शुरू होने वाला है, उसी समय यहीं पर तक्षशिला में, पाकिस्तान में आचार्य हैं चाणक्य, और आकर के भारत के जितने भी जनपद महाजनपद हैं सबको कहते हैं कि भाई आप लोग एक हो जाइए, फेडरेशन बनाइए, मिल जाइए, मिल करके ये बाहर से जो आक्रमण हो रहा है इसको रोकिए। इसी बात पर धानानंद नाराज हो जाता है कि ब्राह्मण की इतनी औकात की आप हमें बताओगे कि हमें क्या करना है। ये पूरा घमंड में मदमस्त था, इसको लगता था कि कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे।
तो आखिरी जो नियंत्रण रहा भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर विदेशी आक्रांताओं का, जो रिवायत शुरू हुई थी, उसका जो पहला अध्याय खत्म हुआ वो दारा थर्ड के समय में हुआ। और इसकी जानकारी हमें एरियन के अभिलेख से मिलता है। एरियन के विवरण से मिलता है, सॉरी, एरियन के विवरण से। ये भी एक यूनानी इतिहासकार हैं। इनके विवरण से पता चलता है कि दारा तृतीय के समय तक आते आते भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र स्वतंत्र होने लगा। कैसे? क्योंकि दारा तृतीय के समय में ही सिकंदर और दारा तृतीय के बीच गोगा मेला नामक या आरबोला नामक एक जगह पर युद्ध हुआ था। आरबोला या गोगा मेला एक ही नाम है। इस जगह पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और एरियन ये बात को स्वीकार करता है कि इस युद्ध में दारा तृतीय की पराजय हुई थी और इसमें भी भारतीय सिपाही शामिल थे। और पराजय के बाद फिर ये जो क्षेत्र है वो सैलुकस सिकंदर के नियंत्रण में आ जाता है और सिकंदर फिर अब कोशिश करता है धीरे धीरे भारत के सिंधु नदी के पार करके पूरब के क्षेत्र में। तो जो दारा के प्रांत था या प्रोविंसेस था या छत्रपी था, उसको नियंत्रित या अधीन करने के बाद सिकंदर फिर पूरब की ओर प्रयास करेगा, लेकिन बेचारा उसका ये प्रयास निष्फल हो जाएगा। तो अंतिम जो शासक हुआ पर्सिया का या ईरानियों का, जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, वो था दारा थर्ड। और आराबेला या आरबोला या गोगाबेला के युद्ध में सिकंदर के हाथों पराजित होने के बाद उसका ये नियंत्रण खत्म हो जाता है और हकमनी साम्राज्य अपने तक सिमट करके रह जाता है। तो छोटी सी कहानी थी। भारत में जो बाह्य आक्रमण का दौर शुरू हुआ था उसमें 4 शासकों का नाम याद रखना है। इन्हीं 4 शासकों के समय तक भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र नियंत्रण में रहा। उसके बाद ये फिर मुक्त हो जाएगा। सिकंदर प्रयास करेगा लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। उसके बाद फिर पहलव चले आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर कुषाण आएंगे, फिर इस तरह से फिर हुरा चले आएंगे, फिर इस्लाम चला आएगा या मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग भारत पर आक्रमण करेंगे, फिर अंत में ब्रिटिशर्स आएंगे आक्रमण करने के लिए। यही रिवायत शुरू हुआ है विदेशी आक्रमण का। समझ में आ गया? तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। यहां से मेंस के सवाल ओवरऑल पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में हुए पर्सिया आक्रमण के बारे में बताइए या उसके क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताइए। बस यही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और पीटी में जितने हमने फैक्ट बोले हैं वो बस जान लेना है, क्योंकि हमको ईरान का इतिहास तो पढ़ना नहीं है, तो वहां के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कैसे हमारे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा और अगर बनाया हुआ था तो उसके प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है, बस उन साक्ष्यों को याद रखना है। और कौन से शासक या राजा वहां पर थे जिसके समय में ये नियंत्रण में था, ये बस ये 2 चीज आपको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंस या महत्व। इंपॉर्टेंस यानी कि ईरानी आक्रमण या ईरानी अधीनस्थता के दौरान भारत को क्या हासिल हुआ, भारत ने क्या प्राप्त किया, ये जानना है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं हम लोग कि ये जो भारत पर इनका जो नियंत्रण था उसका महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस क्या है। महत्व में सबसे पहले तो ये समझिए कि लगभग 200 वर्षों तक 200 वर्ष भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, जिसको आप अफगानिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, ये सब, जिसको आप पंजाब कहते हैं, ये सब के सब क्षेत्र 200 वर्षों तक ईरानियों के नियंत्रण में था।
हखमनी साम्राज्य के नियंत्रण में था। और आखिरी शासक था दारा तृतीय, जिसके समय में ये क्षेत्र उसके हाथों से निकल करके सिकंदर के हाथों में चले गया था। हालांकि तब भी छोटे छोटे जनपद बने हुए थे, ऐसा नहीं था कि सारा का सारा क्षेत्र, लेकिन जो बड़े बड़े राज्य थे या क्षेत्र थे वो उनके नियंत्रण में चले गए थे। तो पहला ये, इस 200 वर्षों के नियंत्रण के बाद दुनिया के कई महत्वाकांक्षी सम्राट और वंशजों को ये प्रेरणा मिला कि भारत पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है, भारत को अपने अधीन लिया जा सकता है। और इसीलिए इन पर्शियनों के पद चिन्ह पर चढ़ते हुए यूनानी, शक, पहलव भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हुई कि इन्होंने एक परंपरा शुरू कर दिया, अगर ये नहीं करते तो भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं होता। ईरानियों ने परंपरा शुरू किया। अब यही देखो, ये ईरानी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है, और एक दौर जब आएगा तो यहां पे यही ईरान के लोग, जब मोहम्मद साहब और उनके जो सेनापति थे, जब इस्लाम के प्रचार करेंगे तलवार के बल पर, तो मात्र 50 वर्षों में ही पूरा ईरान की आबादी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ आबादी भाग करके भारत चली आएगी और आकर के बड़ोदरा राज्य में संरक्षण पाएगी, गुजरात के। दुनिया में कहीं भी उनको संरक्षण नहीं दिया गया, सब के सब उन्हें भगा दिए डर से, और भारत ही एक वो राज्य है जिनको संरक्षण दिया गया। और आज भी हमारे यहाँ पारसी, जिसको हम लोग पारसी कहते हैं, एक बहुत ही माइनॉरिटी है, जिसकी आबादी सबसे कम है, 0.001%। वो आबादी जो दुनिया में कहीं भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाई और भारत में रखी, उसके पूर्वज हमारे यहाँ लगभग 200 वर्षों तक हमारे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखे, हखमनी वंश के लोग। उसी हखमनी वंश या वही ईरानी या पारसी हैं हमारे यहाँ जितने भी टाटा जो रतन टाटा, JRD टाटा, इस तरह के जो लोग हैं, ये सब के सब पारसी लोग हैं, और ये इन्हीं के वंशज है, इन्हीं के पीढ़ी है। उनको संरक्षण मिला हमारे देश में, हमारी भूमि में, जो 200 वर्षों तक आधिपत्य में रखे। समझ में आया? इंपॉर्टेंस बहुत है, बता देते हैं। आज तो आपका क्लास नहीं है ना, एग्जाम। तो दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि लगभग 200 वर्षों तक भारत के उत्तर पश्चिम गांधार और सिंध के क्षेत्र पर नियंत्रण के बाद पर्सियों ने जो अपनी लिपि प्रयोग करते थे, अरामाइक लिपि, वो लिपि भारत में भी शुरू हो गया। इसी का परिवर्तित रूप था खरोष्ठी लिपि। तो फारसियों का या पर्सिया का जो लिपि था, अरामाइक लिपि, इसका प्रचलन भारत के सिंधु और गंधार क्षेत्र में होता था। वही बाद में परिवर्तित होकर के खरोष्ठी लिपि बना, जिसका उपयोग आगे हम लोग देखते हैं, विशेष करके अशोक के काल में, उसके अभिलेखों में। अरामाइक लिपि की तरह या खरोष्ठी लिपि की तरह अरामाइक लिपि भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ऐसे इधर से शुरू होता था, ऐसे लिखा जाता था। ये जो लिपि है खरोष्ठी, कहीं ना कहीं अरामाइक लिपि की परिवर्तित रूप थी, जो अशोक के काल में यूज किया गया। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव, या आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक उदाहरण मिलता है। आप देखेंगे कि तो अशोक के जो अभिलेख हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये दोनों के दोनों ईरान के बॉर्डर पे हैं। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये पूछा भी जाता है अक्सर।
ये दोनों के दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। हालांकि अधिकतर अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन ये दो अभिलेख जो उत्तर पश्चिम में है, ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और खरोष्ठी लिपि अरेमाइक लिपि से प्रभावित है। एक और अभिलेख है तक्षशिला का। वो अभिलेख तो सीधे के सीधे अरेमाइक लिपि में ही लिखा गया है। तो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है। तो याद रखिए, ब्राह्मी में भी है, खरोष्ठी में भी है और अरेमाइक लिपि में भी है। खरोष्ठी में कौन कौन से अभिलेख हैं? तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। अरेमाइक में एकमात्र अभिलेख है तक्षशिला का। तो लिपि का जो आदान प्रदान हुआ वो कहीं ना कहीं ईरानियों का 200 वर्षों के शासन का दिन है। क्लियर है? दूसरी बात, ये दो प्रभाव, तीसरी प्रभाव, अगर आप देखें तो ईरानियों के द्वारा सोने का सिक्का प्रचलन किया जाता था। भारत में इस समय धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं है। धातु के सिक्के भारत में प्रचलन में नहीं है। वो बीम कट फीसेस के समय में स्वर्ण सिक्का जारी किए जाएंगे। लेकिन भारत के इस क्षेत्र में सोने का सिक्का प्रचलन मिलाया गया ईरानियों के द्वारा, जिसको कहा जाता था डेरिक। तो सोना और चांदी, तो चांदी का भी सिक्का प्रयोग किया जाता था। डेरिक और सिग्लोई दो सिक्के थे, डेरिक और सिग्लोई। ये चांदी का था और ये सोने का। ये दोनों के दोनों सिक्के ईरानी थे और इसका प्रचलन भारत के इन क्षेत्रों में होता था, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ईरानी आधिपत्य में मुद्रा का ज्ञान हुआ, धातु मुद्रा का ज्ञान हुआ। ये भारत के लिए अच्छा था। और ये मुद्रा का प्रयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि भारत का इस क्षेत्र के साथ, ईरानी राज्य के साथ व्यापार होता था। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भारत का या ईरान के साथ भारत का व्यापार होता था। और जब व्यापार होगा तो समृद्धि बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, देश सशक्तिकरण होगा। और तब जाकर के फिर इन्हीं से लोग अलग निकलने की कोशिश करेंगे।